नमस्कार मित्रों, मैं रचना मिश्रा आप सबके समक्ष एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है सोने की कंठी। सोने की कंठी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अद्भुत रचना है। इस कहानी की जो नायिका है बिंदु, वो एक पोस्टमैन की बेटी है और वो जो पोस्टमैन है वो निर्मल चंद नाम के एक सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं। राय साहब हैं वो, जिनके यहाँ वो नौकरी करते हैं और उनके घर का काम काज भी थोड़ा बहुत कर देते हैं। वैसे तो वो पोस्टमैन हैं और उनकी बच्ची और उनकी पत्नी भी उनके यहाँ काम कर दिया करते हैं और उन्हीं के घर में एक छोटी सी कोठरी में वो किराए पर रहते भी हैं। निर्मल चंद जो सेठ हैं वो वैसे तो बड़े दानी धानी हैं, लेकिन उनके बारे में जब बात ये की जाए कि वो शायद गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में नहाने के लिए जाते थे, तो वो पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाते ज़रूर थे, लेकिन शायद किसी और चीज़ को देखने। वो शिमला और नैनीताल जगहों पर जाते थे, शायद अपने स्वास्थ्य को ठीक करने नहीं, लेकिन कोई और वस्तु देखने। अर्थात कहने का मतलब ये है कि निर्मल चंद जी जो थे वो थे तो राय साहब, लेकिन उनकी दृष्टि अच्छी नहीं थी। वो दोनों माँ और बेटी, बड़ा शौक़ था दोनों को गहने और कपड़े पहनने का। बचपन से ही बिंदु अपने आप को बड़ा ही सुंदर मानती थी और वो थी भी, और वो मनी मन में ये सोचा करती थी कि राय साहब की लड़कियाँ कितनी कुरूप हैं, और ये कुरूप होकर भी जब सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर, गहने पहनकर, सोने और चांदी के गहनों से लदी हुई मेरे सामने आती हैं तो मैं क्षुब्ध रह जाती हूँ। वो आईने में खड़े होकर अपने आप को निहारती रहती थी और यही अपने आप को समझाती रहती थी कि शायद निर्माता ने उसे इतना खूबसूरत बनाया, उसे ये उपहार दिया, तो एक ना एक दिन उसे धन भी देंगे। उसका जो मन है सोने के गहने पहनने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, वो भी ज़रूर पूरा होगा। वो मन ही मन ये सोचा करती थी कि कुरूप लोग क्यों पहन लेते हैं सुंदर वस्त्र और सोने और चांदी के गहने। इन गहनों को पहनकर इन गहनों की सुंदरता कम हो जाती है। ये तो मुझ जैसे खूबसूरत लड़कियों के लिए बना है। वो सदैव ये बातें सोच कर ही बड़ी हो रही थी और उत्सुकता से अपनी विवाह का इंतज़ार कर रही थी। वो सोचती थी कि मैं भी यही बताऊंगी सबको कि मेरे लिए भी अनमोल गहने और महंगे महंगे वस्त्र मेरे पति लेकर आए हैं। उसे उस दिन का इंतज़ार रहता था और वो दिन आया भी। लेकिन एक निर्धन की बेटी का विवाह धनवान के घर कैसे होता? बैर, मित्रता और सगाई तो बराबरी में होती है ना, तो कैसे फिर ये संभव था? कहने का तात्पर्य ये है कि बिंदु का आभूषणों का प्रेम उसके मन में ही रह गया। उसकी शादी हुई लेकिन उसकी बराबरी में। बिंदु का पति उसे बहुत चाहता था। उसका नाम जवाहर था। जवाहर के दो भाई और थे जो कि खेती बाड़ी में बड़ा मन लगाते थे, लेकिन जवाहर बिल्कुल भी खेती बाड़ी के प्रति रुझान नहीं रखता था। उसका मन तो सिर्फ गाने में और पहलवानी करने में लगता था। बिंदु भी बिंदास स्वभाव की थी, लेकिन गांव में थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होने की वजह से उसकी बड़ी प्रशंसा थी। सब उसकी सास को बड़ा ही भाग्यशाली मानते थे कि उसे बिंदु जैसी बहू मिली है जो रामायण और महाभारत की पंक्तियां पढ़कर सभी औरतों को सुनाती थी। जब शाम हो जाती थी तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होते थे बिंदु से महाभारत और रामायण सुनने के लिए। पूरे गांव में बड़ी प्रशंसा थी बिंदु की। बिंदु की जेठानियां भी उससे कोई काम ना कराती। वो बिंदु को बड़ा प्यार करती थी। बिंदु भी अपनी गृहस्थी में लीन हो गई थी। उसे आभूषणों की अब कोई लालच ना रही, कोई भी मोह ना रहा। वो सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि जवाहर भी उसे बहुत प्रेम करता था
और उसके लिए तरह तरह के गाने भी गाया करता था। अब क्या था, अब तो उसका जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। अचानक खबर आती है कि बिंदु की माँ बीमार हैं। बिंदु अपनी माँ के पास उनकी सेवा के लिए 2-4 महीने के लिए भेज दी जाती है। जब बिंदु यहाँ आती है तो फिर से उसके आभूषणों की आकांक्षा रंग मारती हुई दिखाई देती है। वो फिर से राय साहब की कोठी की तरफ देखती है तो उसके मन में वही विचार आने लगते हैं, क्या इस जन्म में मेरी ये आशा पूरी ना हो पाएगी? क्या अच्छे गहने और कपड़े मुझे कभी नहीं मिल पाएंगे? इसकी कुरूप लड़कियां मेरे सामने आ आकर मेरा जी जलाया करती हैं। मैं कैसे समझाऊं अपने मन को? राय साहब के बारे में पहले भी बताया जा चुका है और राय साहब वैसे ही व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लेकिन एक उनके अंदर शायद एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि उन्होंने एक वैद्य राज जी को अपने घर में जगह दी थी, जो कि आश्रितों और निर्धनों का इलाज करते थे। राय साहब के घर में जो वैद्य राज थे, उन्हीं के यहाँ बिंदु जाती है अपनी माँ की दवाई लेने। और जब वो जाती है वैद्यराज जी के पास तो जाने का जो रास्ता था वो राय साहब की बैठक से होकर जाता था। चूँकि बिंदा राय साहब की बेटियों की ही उम्र की थी, लेकिन राय साहब की कुदृष्टि से बेचारी बच ना सकी। जिस दिन वो जाती है दवा लेने अपनी माँ के लिए, उस दिन वो देखती है कि राय साहब बैठे हुए हैं और एक सोने का व्यापारी वहाँ खड़ा तरह तरह के सोने के गहने उन्हें दिखा रहा है। बिंदु की सोई हुई आशाएं जाग जाती हैं। वो सब कुछ भूलकर वहीं पर गहनों को छू छू कर देखने लगती है और पता नहीं कौन सी दुनिया में लीन हो जाती है। उसका लालच उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। ये सारी बातें राय साहब भी देख रहे थे। व्यापारी के जाते ही राय साहब उठे और बोले, क्या तुम्हें ये कंठी पसंद आई है बिंदु? बिंदु को वो 3 परत वाली सोने की कंठी बड़ी भा गई थी। बिंदु राय साहब से कहती है, पसंद तो आई है राय साहब, लेकिन हम जैसे गरीबों के किस्मत में ये गहने कहाँ हैं? राय साहब कहते हैं, तुम्हारे जैसी सुंदरी के लिए तो गहने ही गहने हैं, बस तुम एक बार हाँ कर दो बिंदु। उसकी लालच भरी नज़रों को देखकर वो सिहर उठती है और वो सोचती है कि ये मेरे सतीत्व पर कौन सा सांप आ रहा है, कौन सा विष खोलने आ रहा है ये व्यक्ति। वो तुरंत पीछे हटती है और कस के चिल्लाती है, मुझे आप दवाई दिलवा दीजिए बस। उसकी तेज़ आवाज़ से वैद्यराज बाहर निकल के उसे दवाई दे देते हैं। वो उस दिन तो वहाँ से चली जाती है और फिर मन ही मन सोचती है, मैंने तो सोचा था अपनी बच्ची जानकर वो मुझे कंठी दे रहे हैं, मुझे क्या पता था कि उनकी नज़रों में इतना पाप छुपा हुआ है। अब मैं कभी ना जाऊंगी वहाँ। लेकिन रात भर वो सोने की कंठी उसके सपनों में आती रही और उसे सताती रही। फिर वो बात घूम घूम कर सोच रही थी, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा बिना अच्छे गहनों और कपड़ों के? उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब थी। वो दूसरे दिन फिर दवा लेने जाती है और देखती है कि वहाँ एक नहीं 4 सोने की कंठी हैं, जिसे वो व्यापारी तौल रहा था और राय साहब उसका दाम भी दे रहे थे। व्यापारी के जाते ही वो सोने की कंठी बिंदु के गले में डाल देता है। राय साहब का सोने की कंठी का बिंदु के गले में डालने मात्र से ही बिंदु एक स्वप्न में खो जाती है और वो सोचने लगती है कि शायद ये कंठी मेरे ऊपर बहुत ही सुशोभित हो रही है। बिंदु की इस लालच का राय साहब फ़ायदा उठाते हैं और बिंदु बेचारी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है और सब कुछ खो बैठती है। बिंदु कंठी लेकर तो वापस आ गई, लेकिन वो भूल नहीं पा रही थी ये सब कुछ। वो जब कंठी लेकर वापस आई
तो उसके पास कंठी तो थी, लेकिन कोई उत्तर न था। अपनी माँ को वो देखती है, अपनी माँ की सेवा भी करती है और उसकी माँ ठीक भी हो जाती है। फिर बिंदु अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में सभी उससे यही प्रश्न पूछते हैं कि ये कंठी किसकी है बिंदु, बड़ी सुंदर है और महंगी भी जान होती है। बिंदु बस इतना ही कहती है कि ये मेरी माँ ने मुझे दी है, लेकिन कभी उसे पहनती नहीं। जवाहर जब बहुत बहुत आग्रह करता है कि इतनी सुंदर कंठी तुम्हारे गले में बहुत सुशोभित होगी बिंदु, इसे मुझे पहन कर दिखाओ। फिर वो 1 आध घंटे के लिए पहनती है तो उसे लगता है कि जैसे काला शेषनाग उसके गले में लटका हो, विष उसके गले में घुल रहा हो। वो तुरंत उठाकर रख देती है। उसे सब बातें याद आने लगती हैं। अचानक भाइयों में फूट पड़ जाती है और बिंदु अपने ससुराल से अलग हो जाती है। चूंकि जवाहर कुछ करता नहीं था, केवल गीत संगीत और पहलवानी ही उसका काम था, इसलिए उन दोनों लोगों को अपनी गृहस्थी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत ही लाले पड़ जाते हैं, हर चीज़ के, खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। बिंदु सोचती है मेरे पति से बढ़कर ये कंठी नहीं। वो अपने पति को कंठी बेचने के लिए आग्रह करती है। उसका पति दौड़ा दौड़ा जाता है सर्राफे की तरफ और बेचारा मुंह नीचा करके वापस आ जाता है। बिंदु से पूछती है क्या हुआ, कितने मोल लगे इसके। वो कहता है मोल, ये तो मुलल्ले की है, अर्थात गिलट की, एक चमकदार धातु जो सोने और चांदी के ऊपर करवाई जाती है। बिंदु अपना सर पकड़कर बैठ जाती है, मानो उसके शरीर पर वज्र गिर गया हो। और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। हम लोग अपने बच्चों को बचपन में बताते हैं और हमेशा ये बताते रहते हैं कि लालच नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में उन चीज़ों को लेकर हमेशा ये लालसा रहती है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जीवन में शांति से बड़ा और कोई भी सुख नहीं होता। तो इसी तरह की रोचक कहानियों को लेकर मैं आती रहूँगी आप सबके साथ मिलने। और आप मेरे चैनल कहानी भूली बिसरी को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।